मिडिल ईस्ट पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो 12 दिन से चली आ रही जंग बस खत्म ही होने वाली है। अगले ही कुछ पलों में सीजफायर लागू होगा, लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस समीकरण की ओर तो और ज्यादा इशारा नहीं करती, बल्कि इसे और ज्यादा उलझाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले करीब 4 घंटे से ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। इजरायल में लगातार सायरन भी बज रहे हैं। ट्रंप बार बार शांति का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश की तरफ से यह साफ नहीं कहा गया है कि सीज फायर के लिए वो तैयार है या नहीं, और ऐसे में टेंशन इन हमलों को लेकर और बढ़ गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इजरायल से, जहां लगातार सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि कुछ समय पहले ही ईरान की तरफ से इजरायल पर मिसाइल हमले हुए हैं, और इस हमले के बाद इजरायल के कई शहरों पर सायरन भी बजे हैं। इजरायल सरकार ने लोगों को बंकर्स में रहने की सलाह दी है। इजरायल की आर्मी ने कहा है कि वो अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक काम कर रहे हैं, और लोगों को वो हिदायत दे रहे हैं कि वो अभी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इजरायल से आ रही है, जहां पर आज सुबह ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं, और इन मिसाइलों की आवाज और इन्हें इंटरसेप्ट करते हुए आसमान में देखा भी जा सकता है, इनकी आवाज सुनी जा सकती है। बड़ी खबर तेल अवीव से आ रही है, जहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। सेंट्रल और दक्षिणी इजरायल में सायरन बजे हैं। तो अशदोद और हाइफा के साथ ही तेल अवीव के आसपास के इलाके में भी सायरन सुने गए हैं और धमाकों की आवाज सुनी गई है। और बेरशेबा जो एक मध्यस्थ इलाका है, सेंट्रल इजरायल इलाका है, बेरशेबा पर भी इसी तरह के मिसाइल हमले की भी खबर फिलहाल आ रही है। तो इजरायल के ऊपर इस वक्त ईरान हमले कर रहा है, और इन हमलों के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि जिस सीजफायर का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, आखिरकार उसको लेकर क्या आगे होने जा रहा है। क्या इजरायल और ईरान ये हमले रोक देंगे और सीजफायर लागू होगा? तो सेंट्रल ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल इस वक्त हाइफा, अशदोद जो समुद्री इलाके के मौजूद शहर हैं, हाइफा उत्तर में है और अशदोद दक्षिण में है, और भूमध्य सागर से सटे हुए ये शहर है जिसके ऊपर इजरायल के सेना के मुताबिक हमले हुए हैं। ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं, और साथ ही बेरशेबा जो सेंट्रल इजरायल का इलाका है, यहां पर भी ईरान की ओर से दागे गए मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इस वक्त इजरायल ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव किया हुआ है, जिसके चलते कई मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आधी रात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में सीजफायर पर ईरान और इजरायल की रजामंदी हो गई है, और इसके बाद युद्ध समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि सीजफायर पर ईरान और इजरायल राजी हो गए हैं। ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर इजरायल और ईरान दोनों अपने मिशन पूरा कर लेंगे। इसके बाद 12 घंटे के लिए सीजफायर होगा। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान सीजफायर करेगा, 12 घंटे बाद इजरायल सीजफायर करेगा, और 24 घंटे के बाद 12 दिन के युद्ध की समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सीजफायर के लिए इजरायल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को बधाई दी है। अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था, जिसमें मिडिल ईस्ट को बड़ा नुकसान होता, लेकिन हमने ऐसा होने से रोक दिया। सभी को बधाई। इस बात पर इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटों में जब इजरायल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, और 12वें घंटे में इजरायल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, और 24वें घंटे में 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा। मैं दोनों देशों इजरायल और ईरान को उस सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा जाना चाहिए। ये एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजरायल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, ईश्वर संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे, और ईश्वर विश्व को आशीर्वाद दे।
और ईरान ने सीधे सीजफायर को लेकर कोई बात तो नहीं कही है, लेकिन विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागघाशी के ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इशारा किया गया है कि उसके लिए तैयार जरूर हैं। सीजफायर को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो हम हमले बंद कर देंगे। इसके लिए सुबह 4 बजे का वक्त तय किया गया है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हमले जारी हैं। इस पोस्ट में अरागघाशी की ओर से लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान के हमले जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। इसी पोस्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान सीजफायर के लिए फिलहाल तैयार है, लेकिन अभी देखना है कि दोनों देशों की तरफ से संयम बरता जाता है या नहीं और जो हमले हैं वो रुकने जाते हैं या नहीं। लेकिन ट्रंप के इस पूरे बयान में सबसे महत्वपूर्ण आपको कड़ी भी आपको बता देते हैं, जिसमें ट्रंप ने 6 घंटे का वक्त दिया था कि 6 घंटे बाद दोनों देश इस सीजफायर के लिए लागू करेंगे। जैसा कि ईरान ने बार बार साफ किया है, इजरायल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, न कि हमने। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि अगर इजरायल ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे, हमारा उसके बाद हमले जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। अब ईरान इजरायल सीजफायर को लेकर बड़ी खबर एक और बता दें। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीजफायर के प्रस्ताव पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू से सीधे बात की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की तो उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यमों से ईरानी लोगों से संवाद किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक शनिवार को अमेरिका द्वारा ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर की गई बमबारी के बाद इजरायल को सीजफायर के लिए सहमत ही करवाया गया है। वहीं पर कतर सरकार ने सीजफायर प्रस्ताव को लेकर मध्यस्थता की है। President Donald Trump announced Monday evening that Israel and Iran had agreed to a ceasefire to be phased in over the following 24 hours to end their roughly 12-day war. This comes a day and a half after Trump ordered massive strikes on Iran's nuclear program. And hours after Iran launched largely symbolic counterattacks on an American base in Qatar. Trump did not provide any more details on how the ceasefire was brokered. This war kicked off after Trump had called for negotiations with Iran to end its nuclear program that had largely been stalled. There is no information yet whether the ceasefire would lead to a restarting of those nuclear negotiations with Iran that could see an easing of more than a decade of crushing sanctions on its economy that have largely isolated it from much of the rest of the world, or if it was just a return to sort of the way where things were before the war kicked off earlier this month. और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान। आपको बता दें हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हैं और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है। जनरल मेस्टन, जो ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सबसे पहले आके, यानी कि ना ही ईरान आया ना इजराइल आया, उन्होंने कहा कि सीजफायर हो गया है, लेकिन अभी तक वैसी कोई भी हमें सूरत हाल तो नजर नहीं आ रहा है जमीन पर, क्योंकि ईरान की ओर से मिसाइल दागे गए हैं, इजराइल ने भी हमले किए हैं। और बिल्कुल ये जो सीज फायर के जो टर्म्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसमें एक तो लिखा है अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, दूसरा टाइम डिफरेंस अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में काफी है, और तीसरा है कि ईरान और इजराइल के बीच में भी टाइम डिफरेंस आधे घंटे का। तो इसको इंटरप्रेट कौन कैसे कर सकता है वो अभी थोड़ा ओपन है। उसके बाद वो 12 घंटे का, फिर 12 घंटे का और 24 आवर्स में फिर टोटल सीज फायर का ऐलान किया गया है। तो मेरे ख्याल दोनों देश इसका थोड़ा फायदा उठा रहे हैं, और आखिरी दम तक जब भी कोई सीज फायर अनाउंस होता है तो दोनों देश कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक हम कुछ ना कुछ हासिल करें। और हासिल क्या करेंगे? मेरे ख्याल यही हासिल करेंगे कि कुछ सिविलियन कैजुअलिटी दोनों तरफ होंगी, और इजराइल वहां पर जाके इनके कुछ मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करेगा, क्योंकि जो इनका स्ट्रेटेजिक प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो जो टारगेट था वो था इनके न्यूक्लियर वेपन, जो ये 3 जगह इन्होंने किया है, फोर्डो में और नतांज में और इस्फहान में, और इसके अलावा अराक हेवी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी किया है। तो वो तो उन्होंने अचीव कर लिया है, पर अब सवाल उठता है ये कब रुकेगी। बिल्कुल आपने उचित सवाल पूछा है। मेरे को लगता है अब ये थोड़ा तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब एक स्टेज ये आएगा कि अमेरिका को
जिस प्रकार उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी बात की है, दोनों देश के ऊपर प्रेशर मारना पड़ेगा, क्योंकि ये सीज फायर के ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन दोनों साइड के। तो एक टाइम दोनों देश को शायद देना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इसके बाद नहीं होगा, और उसके बाद यूएस सर्वेलेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट से मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये सीज फायर के दौरान कहीं ऐसी टारगेटिंग हो जाए कि उसका बहुत ही उल्टा परिणाम हो जाए, तो फिर यह सारा प्लान प्रेसिडेंट ट्रंप का फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये अभी मॉनिटरिंग करना अमेरिका द्वारा बहुत जरूरी है, और साथ ही दोनों देश को संयम रखना पड़ेगा। और एक और चीज है, दोनों देश के पास अभी स्ट्रेइंग पावर कम होती जा रही है। ईरान के पास भी अभी लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है काफी हद तक खत्म ही है, इसीलिए इजराइल की एयर सुप्रीमेसी है उधर। और जहां तक इजराइल का सवाल है, उनका भी अभी काफी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा इनइफेक्टिव हो गया है काफी हद तक। इनकी जो बैलिस्टिक और क्रूज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ईरान की, वो घुस के वहां पर सिविल एरियाज में प्रभाव कर रहे हैं। तो दोनों को अभी सूट नहीं करता है, दोनों के हित में है कि ये सीज फायर को माने, लेकिन इसको अभी अमेरिका ही मॉनिटर करवा सकता है सर्वेलेंस करके। जनरल मेस्टन, जैसे आप बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन साथ ही जो आपने एक बड़ा सवाल किया था कि इस बीच जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा साफ नहीं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन शायद जो सबसे साफ संदेश इस वक्त मिला है जनरल सोही, वो मिला है ईरान के विदेश मंत्री की ओर से, जिन्होंने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल हमले नहीं करता है तो फिर ईरान भी हमले नहीं करेगा। इससे ज्यादा कोई साफ संदेश फिलहाल तो नहीं आया है ईरान या इजराइल की ओर से। बिल्कुल अमित, अगर इन शब्दों में जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि यानी कि ईरान तैयार है सीज फायर के लिए। उन्होंने अपना इस समय में जो बात है, इस समय जो चीज है वो इजराइल के पाले में। और दूसरी बात यह है कि ये अगर जैसे सुबह अटैक किया गया था, जब रात को, सॉरी मैं इस समय में अमेरिका में हूं तो टाइम मेरे थोड़ा उल्टे चल रहे हैं, तो जो अटैक किया गया था ये अमेरिका की बेस पे, तो काफी लोग कह रहे थे कि अमेरिका बहुत भयंकर जवाब देगा। लेकिन मेरा ये विचार था तभी भी कि इजराइल ने जो हमला करके उनकी जैसे स्टीम निकल गई, अपनी जनता को बता दिया हमने अमेरिका पे हमला कर दिया। और अभी तकरीबन ईरान का जो है कि हमने इजराइल के ऊपर भी हमले कर दिए, अमेरिका के ऊपर भी हमले कर दिए, अपनी जनता को उन्होंने बता दिया। जहां तक अमेरिका और इजराइल का सवाल है, उन्होंने अपने उद्देश्य पूरा कर लिया कि उनका उद्देश्य था कि इसकी परमाणु शक्ति को खत्म करना। और ये बात जब इजराइल नहीं कर पा रहा था पूरी तरह, तब अमेरिका ने बीच में आके एक बार हमला किया और उस चीज को पूरी तरह खत्म कर दिया, यानी कि अपना इन्होंने उद्देश्य हासिल कर लिया। इसके बाद अभी युद्ध का मतलब नहीं रह गया। अभी सिर्फ सर आप जो उद्देश्य बता रहे हैं कि अपने अपने उद्देश्य पूरा कर लें ईरान और इजराइल, उसी के तहत जो लगातार हमले हुए ईरान की ओर से, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जो हम ब्रेकिंग चला रहे हैं कि जैसा मैंने बताया था, बेरशेवा के ऊपर हमला हुआ है और बेरशेवा के इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की फिलहाल खबर आ रही है इजराइल से। और इजराइल के कई शहरों में इसी तरह से सायरन बजते सुनाई दिए हैं, और अशदोद और हाइफा के ऊपर भी हमला हुआ था। लेकिन बेरशेवा जो एक दक्षिण मध्य के पास इलाका पड़ता है, और इस इलाके में भी जो हमला हुआ है, बेरशेवा के ऊपर हमले में 3 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। मनीष, इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो मिसाइल्स का दौर है वो रुका नहीं है। और इसीलिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टारगेटेड तौर पर ये फायरिंग की गई, और उसके बाद इंपैक्ट इसका काफी ज्यादा था, और आसपास एरियाज जो हैं, हालांकि कैजुअलिटी नहीं है लेकिन डिवास्टेशन है। तो इसी के 2 क्लियर मायने समझ में आ रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं और जो ईरान और साथ में इजराइल को बहुत मॉनिटर करते हैं, उनका ये मानना है कि ये पूरी इसमें इकोनॉमिक्स है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में एस्केलेशन लेवल जो न्यूक्लियर जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है उसको टारगेट करने के नाम पर था, और इस समय क्या भूमिका है अगर सीज फायर होता है तो ईरान और इजराइल के बीच जो अभी भी मिसाइल, जिस समय हम बात कर रहे हैं अमित, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, जो मिसाइल अटैक है वो लगातार जारी है। इजराइल के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा हमें बताया गया कि लगातार जो उनके तेल अवीव या हाइफा के एरियाज हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। तो
तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के जो एरियाज हैं उस पर भी लगातार कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इंप्लीकेशन, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक करने की जब चेतावनी दी गई और कहा गया, तो इससे बहुत ही क्लियर हो गया था कि इकोनॉमिक इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा। और यही वजह है इसका इफेक्ट क्रूड ऑयल जो कि $80 का हो गया है, $65 से सीधा $85, 80 से $85। तो इसका जो इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन है, एक वो भी वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आता है। और फिर उसके बाद इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं मनीष, वो तो ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल अभी तक गार्ड किसी ने डाउन नहीं किया है और किसी को अभी तक एक दूसरे को भरोसा जो है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। जनरल द्विवेदी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही हैं, उनके ट्वीट में एक बहुत साफ संदेश दिया गया कि जब तक इजराइल और ईरान अपने मिशंस को जो ऑनगोइंग है पूरा नहीं करते हैं, तब तक तो सीज फायर लागू नहीं हो रहा है। यह भी बहुत ही कह सकते हैं पेचीदा पॉइंट उन्होंने डाल के रखा है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत पेचीदा है। और देखो, जब भी युद्ध शुरू होता है, वो क्यों शुरू होता है? क्योंकि जब आपकी बातचीत का कोई हल नहीं निकलता, और इसलिए ये युद्ध शुरू हुआ 13 जून को, क्योंकि जब अमेरिका और ईरान की बातचीत कोई सिरे पर नहीं पहुंच रही थी, 5 राउंड हो गए थे, कोई सिरे पर नहीं पहुंची, तो फिर मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। और हमें जब मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है, उसके एक बहुत क्लियर लक्ष्य होते हैं। एक पॉलिटिकल लक्ष्य होता है और एक मिलिट्री लक्ष्य होता है। तो इजराइल का मिलिट्री लक्ष्य था, जो कि इसमें अमेरिका का भी एक सेम ओपिनियन है, उनका भी नजरिया है कि ईरान को किसी भी हालत में उनको न्यूक्लियर ताकत नहीं वो दे सकते या नहीं उभर के आ सकती, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत आ गई तो पूरा संतुलन बदल जाएगा। तो इसलिए ये युद्ध शुरू हुआ। और कहां तक उन्होंने अपना ये एम अचीव किया है, देखो काफी हद तक। अभी तीनों जो मेन इंस्टॉलेशन है जो ईरान की, वो तीनों पर काफी हद तक नुकसान हुआ है। अभी कितना हुआ है ये तो कहना मुमकिन नहीं है, तो बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, उनकी आर्मी का बहुत नुकसान हुआ। उनके बड़े बड़े जनरल, 20 और जनरल वो मारे गए हैं और काफी उनका नुकसान हो रहा है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है अमित, अभी इजराइल की क्या हालत है, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो देखो, ये दोनों देश की अलग अलग रणनीति है। इजराइल के पास ताकत नहीं है कि लंबा युद्ध लड़े। वो जितने भी युद्ध लड़े हैं वो छोटे पैमाने पर है, तो इसलिए वो लंबा दौर में नहीं आ सकते हैं। और दूसरी, उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, छोटा देश है, सिर्फ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। जबकि ईरान जो है बहुत बड़ा देश है, उसका 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 9 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो लंबा युद्ध चल सकता है। तो इसलिए जब हम इसकी समीक्षा करते हैं, इजराइल चाहता है अभी के सीज फायर हो, ईरान भी चाहता है, पर ईरान ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि जब तक युद्ध विराम नहीं होता तो हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, और दूसरी, हम प्रेशर के नीचे नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि अगर हम पर प्रेशर डाला जाएगा तो नहीं आएंगे। तो अभी जो हालात इस समय है, क्योंकि ट्रंप साहब ने अनाउंस किया है, और सीज फायर अमित बटन ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होती है। जब एक डिसीजन ली जाती है, जब तक वो ग्राउंड ट्रूप तक पहुंचती है तो टाइम लगता है। तभी उन्होंने 12 घंटे का साइकिल दिया है, और अभी देखेंगे कि अगले 12 घंटे में किस तरह दोनों साइड जो है वो अपना सबर इस्तेमाल करती हैं, रिस्ट्रेंट करती हैं। तो मेरा आखिरी कहने का मतलब यह है कि युद्ध के विराम के आसार बनते हैं, युद्ध के शुरू होने के भी आसार बनते हैं। तो अभी जो आसार बन रहे हैं वो लगता है कि युद्ध विराम की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल भी चाहता है कि युद्ध रुके, ईरान भी चाहता है, और इकोनॉमिक फैक्टर तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि रोज ईरान की तकरीबन $750 बिलियन का खर्च हो रहा है। वो इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं, आसार तो सर बन रहा है, लेकिन आसार बनने के साथ साथ जो ट्रंप ने कहा, जनरल मिस्टन, जो ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों से बात की है, दोनों ने मान लिया कि सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त फिर से उन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कर लें, उसके बाद से फिर वो सीज फायर का जो डेडलाइन है वो शुरू होता है। लेकिन यहां पर अमेरिका के साथ मिलकर जिस तरह से इजराइल ने ईरान पे हमले किए, क्या अभी तक उन्होंने अपना टारगेट को अचीव नहीं किया? अब कौन सा टारगेट बचा हुआ है? रेजिम चेंज तो उनके कहा था कि उनके एजेंडे में है ही नहीं। इजराइल ने और अमेरिका ने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया है। ऑन ग्राउंड वो टारगेट को अचीव किस प्रकार किया, देखिए वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 16 ट्रक्स 19 और 20 तारीख को खड़े थे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के बाहर, और वो अंदर बाहर कर रहे थे। तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये हैं कि वहां से एंड्रेस यूरेनियम ऑलरेडी निकाला जा चुका है और उसको कई सेफ प्लेसेस में ईरान ने छुपा दिया है। इसका मतलब वो
ये डर्टी बॉम्ब्स या क्रूड बॉम्ब बना सकता है, क्योंकि उसके लिए 60% एंड अबव काफी है। तो क्या अचीव हुआ है? ऑन पेपर अचीव हुआ है, क्योंकि उनका जो एक मिशन था, इनके ये 4 न्यूक्लियर प्लांट्स को, खासकर फोर्डो, इस्फहान और नतांज को टारगेट करना, वो कर दिया है। साथ ही इन्होंने इनके कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे हैं, IRGC कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर और कई सीनियर कमांडरों को मारा है। तो उस लिहाज से, और हाँ, चौथी बात ये भी है कि मोसाद ने काफी इफेक्टिव इन्फिल्ट्रेशन कर लिया है इनके सिस्टम्स में, और इसीलिए वो रजीम चेंज की बात कर रहे थे। और कल इजराइल ने एक और अटैक किया है, जिसमें एक जो इनका जेल है, एवन जेल, जहां पर ये हार्डेंड क्रिमिनल्स के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अपोजिशन वाले हैं, इनको रखा गया है। तो वो भागे हैं कि नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि गेट तो खुल गया था, उसको बर्बाद कर दिया था। तो काफी हद तक इजराइल ने और अमेरिका ने अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, वो मैं बोलूंगा अचीव कर लिया है। ईरान का क्या एम था? ईरान का तो एक शुरू से ही एम है कि हमें इजराइल को दुनिया के नक्शे से वाइप ऑफ करना है। और ईरान ने ये लड़ाई तो 7 अक्टूबर से शुरू की थी। जो इनका ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है या रिंग ऑफ फायर है, जो पूरा घेर कर रखा था इजराइल को, इजराइल की मैं इस बात से मैं बोलूंगा प्रोफेशनलिज्म और जो इनकी एक इच्छा शक्ति थी, ये पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो तब से लड़ाई करता रहा है 27 अक्टूबर 23 से 7 अक्टूबर 23 से, और वो मैं बोलूंगा काफी सक्सेसफुल रहा है। और अब उसने सीधी टक्कर ली ईरान से, जो वो फाउंटेन हेड माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी कार्रवाई हुई है, तो इसने अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। लेकिन ईरान का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो था, वो तो कभी अचीव कर ही नहीं सकता इनको वाइप ऑफ करने के लिए। और इसमें टोटल हानि ईरान की काफी हुई है। और आज अरब वर्ल्ड में भी ये थोड़ा अलग स्तर पड़ गया है। दुनिया की कौन सी ताकत आज ईरान के साथ खड़ी थी? कोई नहीं। सब सिंबॉलिक स्टेटमेंट दे रहे थे, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। तो ईरान, इजराइल की अभी मजबूती थी, और उसके साथ अभी अमेरिका खड़ा हो चुका था। तो ये जो अभी हालात हुए हैं, ये ईरान ने एक फेस सेविंग सिस्टम निकाला है कि मैंने भी दिखा दिया कि विन विन सिचुएशन है। आसिम मुनीर ने दिखाई थी ऑफ सिंदूर के बाद कि हम जीत गए हैं, तो वो बहुत खुशी कर रहा था, जबकि बुरी तरह हारा था। तो अगर मैं हार जीत का भी सवाल करूं, तो आज मैं बोलूं पलड़ा तो इजराइल का काफी भारी है। और ईरान ने तो सिर्फ सिविलियन टारगेट्स किए, सिविल रिहायशी इलाकों में टारगेटिंग की है। तो ईरान थोड़ा, जनरल वेस्टर्न, जैसा आप बता रहे हैं कि लगभग यहाँ पर तो दिखता ये आ रहा है कि इजराइल ने और अमेरिका ने तो अपने सारे के सारे जो उनके मकसद थे उसको हासिल कर लिया है। तो ऐसे में ईरान के पास अब अपने मकसद को हासिल करने के लिए तो सहयोग चाहिए, हथियार चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। जनरल सोई, कल जो 2 अहम दौरे हुए हैं यहाँ पर, एक टर्की गए थे विदेश मंत्री ईरान के, वहां से उनका बयान आया, तो उसके बाद वो गए थे मॉस्को, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ओर से यह बयान आना कि दोनों देश तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए। यह कहीं ना कहीं आपको एक जुड़ाव दिखता है, क्योंकि इस हमले से पहले जो अमेरिका ने किया था, अमेरिका के हमले से पहले आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई थी पुतिन के साथ, और कल टर्की में जाना, इसका मतलब है कि जो नाटो का एक सहयोगी है टर्की, इन दोनों देशों के साथ अगर इस वक्त बातचीत कर रहा है ईरान, तो क्या कहीं ना कहीं बैकडोर से कोशिश हुई है सीज फायर की? नहीं, ऐसा ही बिल्कुल अमित जी, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं। एक तो जिसको कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग, कि पहले जरा उसके जैसे बाउंसर कोई होता है किसमें बात करने जा रहे हैं, कि यानी कि उसको धमकाया, पीटा, और साथ साथ एक बैक चैनल के द्वारा कम्युनिकेशन की बात की कि आप मान लीजिए, नहीं तो और बुरी तरह से नुकसान होगा, ये खत्म कर दिया जाएगा, रेजिम बदली कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बैक चैनल देते हुए उनको एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट देने का भी वो कर दिया, कि कल को इस तरह ने ईरान को मौका दे दिया कि हाँ, हमने हमला कर दिए हैं, हमने इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ दिए, हमने अमेरिका के ऊपर मिसाइल छोड़ दिए हैं। तो अपनी जनता को दिखाने के लिए, बताने के लिए, पॉलिटिकल जिसको कहते हैं मैसेज, वो कर दिया उनके लीडर्स ने। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, जो रशिया को यहाँ पे अगर रेजिम चेंज होती, तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था कि रशिया का आज ये आखिरी गढ़ है मिडिल ईस्ट में ईरान, क्योंकि सीरिया पहले असद सरकार जाने के बाद सीरिया जा चुका है, इराक में भी जो उनकी बेसिस है वो कमजोर पड़ चुकी हैं। तो ये सब देखते हुए रशिया भी ये चाहता था कि लड़ाई बंद हो, और कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेबल तरह से, ताकि ईरान बना रहे।
चाइना का भी शायद यही रहा होगा कि चाइना का भी ईरान में काफी इन्वेस्टमेंट है। $400 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट, 25 साल का उनका सौदा ईरान के साथ है। मिडिल ईस्ट ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से गल्फ और हॉर्मुज को बंद करने की बात हो रही थी, ओमान इफेक्टेड हो जाता, यूएई इफेक्टेड हो जाता, सऊदी इफेक्टेड हो जाता, तो ये लोग भी चाहते थे कि सीज फायर होते। आज देखिए कि शेयर मार्केट बात आते, शेयर मार्केट में जंप आ गया है। जाहिर सी बात है कि कई ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ भी खड़े हैं और जो मुल्क इस वक्त कह सकते हैं इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े, वो भी चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। बहरहाल इसमें जो मध्यस्थता जिसने की है, हम मनीष के पास भी जाएंगे और मनीष से जानेंगे कि फिलहाल किस तरह से इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। लेकिन उससे पहले जनरल द्विवेदी, जो सीज फायर का जो पूरा का पूरा ताना बाना बुना गया है, उसमें कतर की अहम भूमिका रही है। और जिस तरह से कतर बेस पर हमले से पहले, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति कहते हैं कि ईरान ने पहले बता दिया था हम आपके बेसिस पे हमला करेंगे, तो ये तो अपने आप में पहले एक रास्ता खोल दिया था ईरान ने बातचीत का या फिर सीज फायर का अमेरिका के साथ। देखो अमित, जब युद्ध होता है तो डिप्लोमेसी का दरवाजा तो खुला रहता ही है, पर यह होता है कि वो किस टर्म्स या किस कंडीशन पर वहां पहुंचते हैं। तो अभी आप बात कर रहे थे कि कैसे हम आंकेंगे कि कौन सफल हुआ कौन नहीं सफल हुआ है। देखो ईरान के जो मेन, ईरान का जो मैं कहता हूं कि सफलता कैसी उसकी आंकी जाएगी कि वो मुकाबला किया, उन्होंने वो खड़े हुए, उन्होंने काउंटर स्ट्राइक किए, अमेरिका की बेस पर भी सिंबॉलिक स्ट्राइक किया, तो वो दुनिया को बताएंगे देखो हम खड़े हुए, मुकाबला किया, घुटने नहीं टेके, और उनकी अपनी डोमेस्टिक जो है ऑडियंस और दुनिया को भी बताया कि देखो हमने पूरा मुकाबला किया, हम हारे नहीं है और हम इक्वल टर्म्स में नेगोशिएशन टेबल पर जाएंगे। और दूसरी तरफ है इजराइल ने अपना मिलिट्री जो उनका लक्ष्य है वो तो उन्होंने काफी हद तक पूरा किया है। और देखिए जब आप मिलिट्री टर्म्स से बात करते हैं, दो टर्म्स होती है, एक होता है डिस्ट्रॉय यानी कि पूरा खत्म कर देना, एक होता है डिग्रेड यानी कि कमजोर करना। तो पूरी तरह तो डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की, पर काफी हद तक कमजोर हुए। अभी आप बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, देखो जब भी युद्ध होता है तो दो तो प्लेयर्स होते हैं या तीन जो युद्ध में होते हैं, उसके पीछे काफी बैक चैनल चलती है। बैक चैनल जो है उनका बहुत अहम भूमिका होती है। देखो यूरोप ने भी कोशिश की, इधर कतार ने सर, क्योंकि आपने बैक चैनल की बात की तो कल एक और खबर भी आई थी जिसके बारे में बहुत अहम वो खबर है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ। 45 मिनट तक बातचीत हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बाद जो ट्वीट किया था, जो जानकारी दी थी, उन्होंने कहा था कि डायलॉग के जरिए शांति स्थापित होनी चाहिए। और उसके बाद उनके विदेश मंत्री का मॉस्को जाना, तो कहीं ना कहीं जो मित्र देश हैं कोशिश यही कर रहे थे कि बातचीत के जरिए एक रास्ता निकाला जाए, और ऐसे में वो बातचीत के जरिए रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। सीज फायर का जो वक्त था जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो पीरियड शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच अमेरिका की ओर से जो मध्यस्थता की गई है, कतर की ओर से मध्यस्थता की गई, तो लागू होने के लिए दोनों देशों को अब संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये सीज फायर जमीन पर लागू होगा।